और जो मेन के लिए इंडियन है, इसके साथ साथ तुम्हारी सुख सागर होटल, जब मालेगांव के शहर उसका बायकॉट करेंगे तो तुम याद रखना, मालेगांव शहर ने एरोमा टाकीज का बायकॉट किया था। आज एरोमा टाकीज की क्या हालत है। हमारी डिजाइन जो मोर, जो हाथी, वो सालों से बन रहे हैं, तो इंडियन बुटीक वाले को कोई हक नहीं है कि 2021 में वो इसको पेटेंट करने का हक रखे। जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस पॉइंट को भी वो रखे। या कोई ऐसी हरकत किया हो, हाँ जो केस है वो तो निहाल साहब के वक्त से हम उसको मेडल की तरह इस्तेमाल करते। अगर 19 केस है तो वो अवामी मुफाद में है, इस शहर के मुफाद में है, और 20वां केस अगर बनेगा तो इंडियन बुटीक के खिलाफ बनेगा। ये भी मैं आज यहाँ से बोल देता हूँ। तो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है। साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। मीटिंग बुलाने का मकसद आप लोगों के सामने यहाँ रंगीन का जो कारोबार करते हैं उन्होंने रख दिया है। जब ये रंगीन कारोबार करने वाले पावर लूम कारखानेदार हमारे पास आए तो वो कुछ न कुछ ये सोच कर आए होंगे कि इस सनती कारोबार की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। ये रंगीन साड़ी का कारोबार, ये जिसे आम ज़बान में हम रंगीन का कारोबार कहते हैं, ये कोई आज का कारोबार मालेगांव शहर का नहीं है। यहाँ हमारे बुजुर्ग जो इस मीटिंग के सदर भी हैं, जैनुल आब्दीन साहब, वो बैठे हैं, दूसरे भी कारोबारी हजरात यहाँ सब बैठे हैं। आज़ादी से पहले से ये कारोबार इस शहर में चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस शहर को बनाने और बसाने में सबसे अहम रूल किसी कारोबार का शुरुआती तौर पे रहा तो रंगीन के कारोबार का रहा। और ये वो कारोबार है जो उस वक्त से आज तक चल रहा है। बहुत से शहरों में पावर लूम पर रंगीन का कारोबार खत्म हो गया, मगर मालेगांव शहर में और यहाँ पर काम करने वाले लोग ये इतने मेहनती होते हैं कि ये सेठ नाम के हैं, ये मजदूर के जैसा काम करते हैं। इसलिए ये कारोबार इस शहर में चल रहा है और इस कारोबार से हजारों लोगों का रोजगार चल रहा है। मगर जिस तरह इस मुल्क में कुछ गुजरातियों ने अपनी मोनोपोली बना ली और इस मुल्क में एक चलन चलने लगा कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। हम तो सियासी तौर पे भी इस नज़रिए के हमेशा खिलाफ रहे। सोशलिस्ट नज़रिया हमेशा यकसा तौर पर सब लोगों के साथ, सब लोग कारोबार में, तरक्की में, गरीब आदमी, अमीर आदमी, ये मुश्तरका तौर पर जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से कामकाज करता रहा है। हम इसी सोच और फिक्र के निहाल साहब के वक्त से इस शहर में है और सोशलिस्ट नज़रिया ही इस शहर को जिंदा रखा है। हम कोई और कल्चर में कभी जाते नहीं। हम हमेशा ये बात मानते हैं कि अमीर बहुत अमीर नहीं होना चाहिए और गरीब बहुत गरीब नहीं होना चाहिए। इस शहर में इंडियन बुटीक वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी जैसा इस शहर पे कब्जा कर ले और ये मालेगांव के सिर्फ इस हिस्से का सवाल नहीं है इंडियन बुटीक का। इंडियन बुटीक वाले हमेशा से इस शहर में छोटे कारोबार करने वालों को खत्म करने की तरफ जाते हैं। नदी के उस पार भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अगर कोई शोरूम खुलता है तो उसको कानूनी दांव पेच में उलझाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि इस हिस्से में भी कोई शोरूम खुलता है तो उसको भी कानूनी नोटिस दी जाती है। वो इस शहर को अपने बाप का शहर समझ लिए
वो ये समझते हैं कि यहाँ जो वो चाहेंगे वो होगा, मगर ये गलतफहमी इस मीटिंग के बाद इंशाअल्लाह उनकी दूर हो जाएगी। ये शहर उनके बाप का नहीं है। अगर वो आज बहुत रुपये पैसे वाले हो गए, उनके पास बहुत रुपया पैसा आ गया, तो वो छोटे सनतकारों को, छोटे दुकानदारों को खत्म कर देंगे। ये गलतफहमी उनकी खत्म हो जाना चाहिए। हमने जानबूझकर सिर्फ रंगीन वालों को आज बुलाया, हमने हमारी पार्टी के आम वर्करों को नहीं बुलाया, क्योंकि बिला वजह कुछ लोग इस शहर में, कोई सियासी आदमी अगर कोई काम काज करने जाता है तो बोलने लगते हैं कि वो तो सियासी है। अरे सियासी आदमी काम काज अगर कोई शहर के हक में कर रहा है तो बहरहाल वो काम कर रहा है। सियासी आदमी का काम सही और गलत पे आप निशानदेही करो, आप मानो कि ये काम गलत है, ये सही है। इस मुद्दे पर तो मैं चाहूँगा मालेगांव शहर के तमाम ही सियासी लीडरान को इस मीटिंग के बाद एकजुट होकर आकर बैठकर बात करना चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल किया गया, जब ये कारोबार करने वाले मेरे पास आए तो मैंने सबसे पहले अब्दुल अजीम खान साहब को बुलाया और उनसे कानूनी मालूमात ली और उनको भी यही बोला कि पहले अपने कानूनी तौर पर उसमें पार्टिसिपेट हो जाओ, उसके बाद अवामी तौर पे लड़ेंगे। मैं ये अगर रंगीन का पहन के यहाँ तकरीर करने आया तो ये इसलिए पहना कि मैं इनसे एक वादा जरूर करूँगा कि इस कारोबार में कानूनी तौर पर और अवामी तौर पर भी अगर इस कारोबार की हिफाजत और बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं हर कदम पे इनके साथ खड़ा रहूँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये हमारे शहर का सनती सवाल है और जो रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है उस पर कोई सियासत नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी आदमी है तो बहरहाल लोग अपनी अपनी बात बोलेंगे, वो अपनी अपनी बात बोलते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ रंगीन के कारोबार करने वाले सनतकार और मजदूर आए हैं तो ये फिक्र है इनकी, और ये फिक्र आज अगर ये यहाँ पर मीटिंग की शक्ल में बैठे हैं तो कल आने वाले वक्त में कोई एहतजाज होगा तो मुझे लगता है इससे बड़ी तादाद भी आएंगी। जो पावरलूम सनत से जुड़ी हुई है हम सबको जमा करने की भी कोशिश कर सकते हैं, मगर आज की मीटिंग जो है ये वार्निंग की मीटिंग है। आज जब सानहीन तकरीर करने आएंगी तो आगे क्या करना है वो बात बोलेंगे। ये सिर्फ एक वार्निंग देने की मीटिंग है। आज की मीटिंग में मीडिया वाले को भी हमने जानबूझ के बड़ी तादाद में इसलिए बुलाया कि पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सब तक ये खबर पहुंच जाए कि इस शहर में इंडियन बुटीक वाले अगर यही कानूनी दावपेच और पैसे की उनकी ताकत पर अगर गरीब और छोटे सनतकारों को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो हम हर हाल में जिस हद तक हमको उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा उस हद तक हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। अब मीटिंग अगर किले में है और किले की दीवार से लगकर है तो फिर किले की भी बात होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, मैं जब आया तो बोले बच्चों को दीवार से हटा दिया जाएगा, तो बोला नहीं मत हटाना, ये बच्चों की ही दीवार है, इनके मुस्तकबिल के लिए ही लड़ा जा रहा है। हर वक्त किले के ताल्लुक से कोई ना कोई बात पैदा होती है। ये किले की बस्ती ये मौजू नहीं है मीटिंग का, मगर जब हम किले के साए में ही हैं, हमारा तो ऐसा हाल है कि जब किले में मीटिंग हुई थी तो कभी महासभा में वो नहीं हुआ कि 7 शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलि दे दी गई हो। हमने वो भी किले की मीटिंग में करके बता दिया है। तो जब किले से ही मुंसलिक मीटिंग है और अभी सरकार ने 1,87,00,000 सुशोभीकरण यानी किले के आसपास काम काज करके इसको अच्छा रंग रूप देने के लिए 1,87,00,000 पास किया है। बहुत अच्छी बात है, हम भी उसके खिलाफ नहीं हैं। अच्छा सुशोभीकरण होना चाहिए, ऐसा सुशोभीकरण होना चाहिए कि मालेगांव शहर के लोग बड़ी तादाद में दरगाह पर भी आएँ, किला घूमने भी आएँ। मगर अगर कोई ये समझता है कि ये सुशोभीकरण के नाम पर यहाँ भी कोल्हापुर कर देंगे
तो ये उनके बाप का गांव नहीं है, ये हमारे बाप का गांव है। यहाँ हमारा राज चलता है, हमारे बाप का गांव है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। सुशोभीकरण करिए। लोक आयुक्त के ऑर्डर की बार बार धमकी देने वाले उन लीडरों को बताओ जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको कानूनी समझ नहीं है। लोक आयुक्त का ऑर्डर हम भी पढ़े हैं। लोक आयुक्त ने क्या ऑर्डर किया है कि हमसे बैठकर अगर कोई बात कर ले और उस पर कमिश्नर ने और कारपोरेशन ने मीटिंग में जो प्रोसीडिंग बनाई है उस पर भी हमसे बात कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि ये झोपड़पट्टी के सवाल पे कोई मुंह भी खोलेगा। लेकिन सुशोभीकरण हो, किले के सवाल पे या उसकी दरगाह के सवाल पे अगर कोई बिला वजह नाटक करेगा तो उसको हम करारा जवाब हर हाल में हमारी पार्टी के नाम से देंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं, ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंडियन बुटीक वाले को कि वो इसको वार्निंग समझ ले आज की मीटिंग को। ऐसे भी बोला जाता है कि मेरे ऊपर मुजरिमाना केस है। कल की मीटिंग में भी कोई लीडर बोल रहे थे कि मुजरिमाना केस है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं पढ़े लिखे, मुझे नहीं लगता कि इस शहर में कोई मेरे ताल्लुक से ये बोल सकता है कि मैं क्राइम किया हूँ या कोई ऐसी हरकत किया हूँ। हाँ, जो केस है वो तो निहाल साहब के वक्त से हम उसको मेडल की तरह इस्तेमाल करते। अगर 19 केस है तो वो अवामी मुफाद में है, इस शहर के मुफाद में है, और 20वां केस अगर बनेगा तो इंडियन बुटीक के खिलाफ बनेगा। ये भी मैं आज यहाँ से बोल देता हूँ। तो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है। ना मेडल की तरह इस्तेमाल करता वो लोग जो कभी शहर के मुफाद में, शहर के हक में, मिल्लत के नाम पर केस बनाने से डरते हैं, वो अपने आप को क्लीन चिट खुद से ही दे रहे हैं कि हम क्लीन है क्योंकि तुम्हें ना कभी मिल्लत का दर्द रहा, ना तुम्हें शहर की फिक्र रही। हाँ, जब तुम्हारे खानदान पे कोई बात आई तो उसी वक्त तुमने फिक्र किया। हम पर एक भी केस हमारे घर के बचाने के लिए या किसी और मामले में कभी नहीं हुआ। हमारा हाल तो ऐसा है कि अगर कोल्हापुर में एहतजाज हुआ तो लोग पहले यही देखते रहे कि इस शहर में कौन पहले बोलेगा। सबसे पहले अगर इस शहर में कोई निकला तो वो निहाली वर्कर निकले। छुट्टी का दिन था, उस वक्त भी हम वहाँ गए क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी किसी के साथ होगी तो उसके लिए हमारा फ़र्ज़ है खड़े होना, आवाज़ बुलंद करना, क्योंकि ये तहरीकों का शहर है, ये पावरलूम सनत का शहर है। इस शहर से तहरीक उठती है तो दूसरे शहर वाले भी उस तरफ ध्यान देते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम करने के बाद ही महाराष्ट्र के कई लीडर कोल्हापुर गए और मालेगांव शहर में भी कई लीडरों को आना पड़ा। भले वो चैनल पे आकर बयान तक ही क्यों न दिए, मगर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितना कर सकते थे उतना तो किए। उतनी भी बड़ी अच्छी बात है, इतनी तो हिम्मत आई कि चैनल पे आके बोल लिए। हमारे जैसी हिम्मत, हमारे जैसी सोच, हम पर तो कोई संकल समाज का कोई शाम देवरे है, वो बोले कि ये लोग कैसे आए। अरे हम कैसे आए? हम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हर वक्त खड़े रहे। मैं हमेशा बोला कि ये शहर संकल हिंदू समाज के बाप का नहीं है, ये शहर हमारे बाप का है। और कायदे में रहकर हम हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद किए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे। ये ऐसे शाम देवरे आते और जाते रहेंगे जो हमारे खिलाफ बोलते थे। मैं उनका जवाब इससे पहले भी दे सकता था, मगर अल्लाह का करम ऐसा है कि पार्टी में के प्रोग्राम मुसलसल इतने हो रहे हैं, पार्टी में शमूलियत इतनी बड़ी तादाद में हो रही है कि मुझे मौका नहीं मिल पाया। आज किले की दीवार से मैं हूँ तो इसलिए मौका मिल गया, क्योंकि किले में जब भी मैं आता हूँ या किले की दीवार से या किले में कोई प्रोग्राम होता है तो पता नहीं क्यों एक ताकत और एक हिम्मत यहाँ वो बनती है कि निहाल साहब कहा करते थे किले के लोगों में और ख़ास तौर से किले के नौजवानों में वो ताकत और हिम्मत है कि किसी भी तरह की तहरीक निहाल साहब किले से ही शुरू किया करते थे।
और किसी भी तरह का जुल्म और नाइंसाफ़ी इस शहर में हुआ तो हमेशा किले से तहरीक चली। इसलिए किले में आज भी वो ताकत है जो निहाल साहब के वक्त हुआ करती थी। आज भी यहाँ के आसपास के नौजवानों में वो ताकत है। मैं बस अपनी बात इतने पर ही खत्म करूँगा कि आज जिस सवाल पर हम संजीदगी से बैठे हैं, हम आने वाले वक्त में आज एक वार्निंग देकर ये मीटिंग ख़त्म करेंगे, मगर जो भी वक्त देंगे इंडियन बुटीक वाला बैठे और ये मसला हल करें। अगर वो कानूनी दाव पेच में उलझाने की कोशिश करेंगे तो हम भी कानूनी दाव पेच हमको भी समझता है। और तुम भी यहाँ कई कारोबार इस शहर में कर रहे हो। अगर तुम छोटे सनतकारों को, छोटे दुकानदारों को सिर्फ लीगल नोटिस देते रहेंगे तो तुम भी यहाँ कारोबार कैसे करेंगे? तुम्हारा भी कारोबार है। अगर दूसरों का कारोबार ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तो हमें भी मजबूरी में रोड पर आकर एहतजाज की शक्ल में कोई ना कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा कि आपके कारोबार को भी हम कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे। इसलिए मैं इंडियन बुटीक फैमिली से अभी वार्निंग यही दे रहा हूं कि आप इस मसले को हल करिए। ये शहर हम सबका है। ये शहर छोटे सनतकारों से लेकर बड़े सनतकारों तक का है, मगर कोई बड़ा सनतकार छोटे सनतकारों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं किया। और बड़े आदमी की तो पहचान हमेशा यही होती है कि वो छोटे लोगों को साथ में लेकर चले। बड़े आदमी की कभी ये पहचान नहीं हुई दुनिया में कि वो अपना सोचे और अपना ही सब कुछ करे। इसलिए आज की मीटिंग में जो भी लोग आए, रंगीन साड़ी से मुंसलिक, मोनिका साड़ी से मुंसलिक, मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं जो बोला कि मैं आपसे एक वादा किया हूं कि अगर कोई हालात बीच में ऐसे वैसे नहीं आए तो 20वां केस तो इंडियन बुटीक वाले के खिलाफ ही बनेगा। शुक्रिया। अगर लगे कि निहाल साहब की बेटी को आवाज देने जा रहा हो तो आप मेरी बात से बात मिला देना, आवाज से आवाज मिला देना कि ये दाना है संभलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है। हुकूमत वक्त और इंडियन बुटीक के पहुंचा दे रही है शेर कि हवा का रुख बदलना जानती है, ये दाना है संभलना जानती है, ये दाना है संभलना जानती है, हवा का रुख बदलना जानती है। और तेरे फुलकारने से कुछ न होगा, तेरे फुलकारने से कुछ न होगा, ये सांपों को कुचलना जानती है, ये सांपों को कुचलना जानती है। भरपूर तालियों में शान हिंद साहिबा। और आप तमाम रंगीन साड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले, कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले आप तमाम साथियों, आज रंगीन कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले मसले में हमको बुलाना, मैं ये महसूस करती हूँ कि ये हमारे लिए खुशी की और फ़ख्र की बात है। क्योंकि साबका जो वाक़यात, जो हालात मैंने साथी निहाल अहमद साहब से सुने कि जब मालेगांव शहर में इब्तदाई तौर पे रंगीन साड़ियाँ बनती थी, उस वक्त एक शिकायत होती थी कि 1-2 धुलाई के बाद कच्चा रंग होता है। तो व्यापारियों में एक बात ये फैल गई थी कि मालेगांव शहर की साड़ियाँ जो हैं वो कच्चे रंग की होती। ऐसे मौके पर मौलवी मोहम्मद उस्मान और उनके अहबाब या जो समाज के लिए जो फिक्र रखने वाले लोग थे, उन्होंने पक्का रंग सोसाइटी बनाई, जिसमें पक्का रंग सोसाइटी से जो साड़ियों पर सिक्का लगाया जाता था उसको ये माना जाता था कि ये पक्का रंग है, ये छूटने वाला नहीं। और ऐसे साड़ी जो बनाते थे वो लोग कुछ उसमें खर्च दिया करते थे। मैं ये मानती हूँ कि पक्का रंग सोसाइटी में जो खर्च लिया गया रंगीन कारोबार वालों से, उसके बदले का समरा अंसार जमात खाना और बुनकर लॉन्स है। ये बड़ी कामयाबी, ये बड़ा जो अगर मालेगांव शहर में एक जमात खाना है तो उसमें कहीं ना कहीं रंगीन लूम वालों का बड़ा हिस्सा है। दूसरी बार मैंने जब मालूमात ली तो पता चला कि सन 1985-86 में, 86-87 ऐसा कानून पास हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि जो रंगीन साड़ियाँ हैं वो सिर्फ हाथ मार्क यानी हाथ वाले लूम से बनेगी, पावर लूम से नहीं बनेगी।
उस वक्त मैं पुरानी गाने सुनती थी इलेक्शन एग्जाम के, तो एक गाना अनीस नैयर साहब का था कि अगर रंगीन बंद होगा तो मजदूरों का क्या होगा। तो वो गाना सुनते हुए मैंने साथी नेहाल अहमद साहब से पूछा कि अब्बा ये क्या मामला था, तो उन्होंने बताया था कि हाथ के लूम पर साड़ी बनेगी और पावर लूम पर नहीं बनेगी, ऐसा कानून पास हुआ था जिसकी मुखालफत की साथी नेहाल अहमद साहब ने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पावर लूम से जो रंगीन साड़ियों का कारोबार है वो मालेगांव शहर में चल रहा है। मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर में जो असासा लगता है एक आम पावर लूम जो सफ़ेद का कारोबार कॉटन, पीसी और पॉलिस्टर का कारोबार करते हैं और उसके बनिस्बत जो रंगीन का कारोबार करते हैं उसमें असासे का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ 10 से 12 लूम दूसरे कारखाने में एक मजदूर चला लेता है, वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 लूम जो है एक मजदूर रंगीन का चलाता है। तो आप समझ लो कि इसके पीछे कितनी बड़ी तादाद में रोजगार लोगों को मिला हुआ है। मालेगांव शहर कभी हुकूमत की पॉलिसी से नौकरी की भीख मांगा नहीं है, बल्कि मालेगांव शहर की सनद ने यूपी से आए हुए, खानदेश से आए हुए और मराठवाड़ा और हैदराबाद से आए हुए लोगों को मालेगांव में रोजगार दिया। हजारों लोग मालेगांव की इस सनद से, पावर लूम से अपने घर चला रहे हैं, यहाँ बस गए। रंगीन के कारोबार में जहाँ सूत का आना, सूत से भट्टी में रंगना, रंग से कुचलने वाले से लट्टी बनाना, लट्टी बनाने से जो चरखे पे काटने वाली औरत है उसके बाद अड्डे पे चढ़ाना, अड्डे पे चढ़ाकर उसको लूम पे लाना, उसकी जो रच भरने का काम होता है, उसके बाद लूम पे लाना, लूम पे मजदूर जो बनाता है वहाँ मुकादम को रोजगार मिलता है। उसके बाद बॉर्डर की कटिंग, उसके बाद घड़ी लगाने वाला और माल पहुँचाने से ट्रॉली में और हम्माल का रोजगार, इतने बड़े पैमाने पे रंगीन का कारोबार करने वाले हजारों लोगों को मालेगांव में, लाखों लोगों को कारोबार में रोजगार दे रहे हैं। रंगीन के कारोबार की एक खास बात जो मैंने महसूस की दूसरे कारोबार में नहीं है, रंगीन के कारोबार ने औरतों को इज्जत दी। एक लफ्ज़ है सेठानी, ये सेठानी का लक़ब देने वाला रंगीन का कारोबार करने वाले लोग हैं। जौहर चौक से अक्सर मैं गुजरा करती थी, दीन मोहम्मद सेठ की चक्की के पास एक मोमिन खातून थी, वो खटिए पे बैठी रहती थी और उनके पास 10-15 औरतें जो हैं वो सूद लेने चरखे के लिए आती थी। मैं एक बार पूछ रही थी मेरे वालिद से, अब्बा ये क्या है? तो बोले ये सेठानी है। बोले ये क्या करती है? तो बोले ये चरखे पर जो सूत काटने के लिए लट्टी देती है। तो मुझे ये समझ बन गई थी कि मालेगांव शहर में जहाँ भी चरखा चलता है उसका लट्टी वो सेठानी देती हैं। ये ऐसा कारोबार है जहाँ औरतों को भी रोजगार मिला। चरखे पे काम करने वाली औरतें, उन्होंने अपने घर में चरखा चला के अपने बच्चों को पाला और तालीम दी। मालेगांव शहर में कई डॉक्टर, वकील, टीचर जो बचपन में अपने बाप से अलग या इंतकाल करने के बाद बाइज्जत रोजी जो चरखे के जरिए उनकी माँ की कमाई हुई है उससे तालीम हासिल की और एक बड़ा उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। तो रंगीन का कारोबार ये मालेगांव शहर की धड़कन से लग के है, एक ऐसा मुनफरिद जहाँ पर मर्दों के साथ साथ खवातीन को भी रोजगार मिला। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जिस तरह एक बात ये आई कि एक सिंबल, एक नक्शी पैटर्न कर ली गई। मैं एक बात बोलती हूँ आपको कि ऐसा बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि जंगल पर पहला हक आदिवासी का होता है, खेत पे पहला हक किसान का होता है। किसान जो है वो जमीन अपनी खेत किसान को ही बेच सकता है। तो फिर जो लूम से बनने वाली और जो बुनकरी का काम है इस पर भी पहला हक बुनकर का होना चाहिए। कोई बाहर से लाए हुए, बाहर से अडानी अंबानी और अपने पैसे के जोर पर पैटर्न कर लेने वाले, बोला गया 1936 से मालेगांव शहर में
पहले वो हाथ से बनाई जाती हो, बाद में वो लूम से बनती। लेकिन मोर बनना, हाथी बनना, ये सिलसिला सालों से पहले, अगर 2021 में कोई इसको पैटर्न कर लेता है तो ये उसकी बनाई हुई सिंबल नहीं, उसकी बनाई हुई नक्शी नहीं है। जब आप लोग आए मुस्तकीम के पास, मेरे पास, और हमने कायदा पढ़ा तो उसमें एक चीज थी कि पैटर्न डिजाइन करने के लिए पुरानी डिजाइन को नया आदमी पैटर्न नहीं कर सकता। जो मस्जिद है जिसने डिजाइन बनाई है वही उसको पैटर्न कर सकता है। अगर हमारी डिजाइन जो मोर, जो हाथी, वो सालों से बन रहे हैं तो इंडियन बुटीक वाले को कोई हक नहीं है कि 2021 में वो इसको पैटर्न करने का हक रखे। जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस पॉइंट को भी वो रखे कि जो नक्शी है ये सालों से मालेगांव में बन रही है। इन्होंने आज ये कारोबार शुरू किया और वो चाहते हैं कि मजदूरी पे हमसे लेकर वो बेचे, उस पे बिना लूम चलाए, बिना बुनकरी करे, उस पे पैसा कमाए। ये याद रखना कि तुम नए बुनकर, नए रंगीन के बुनकर के कारखाने नहीं बनने देना चाहते। तुम जो ऑनलाइन माल बेच रहे हैं उनको माल नहीं देना चाहते। और इतनी बड़ी आबादी अगर बेरोजगार होगी आपकी वजह से, तो आप ये याद रखना आपका इंडियन बुटीक, इंडियन ट्रेन, इंडियन किड्स और जो मेन के लिए इंडियन है, इसके साथ साथ तुम्हारी सुख सागर होटल, जब मालेगांव के शहर उसका बायकॉट करेंगे तो तुम याद रखना मालेगांव शहर ने एरोमा टाकीज का बायकॉट किया था। आज एरोमा टाकीज की क्या हालत है? दूर करो, मालेगांव के लोगों को रोजगार छीनने की कोशिश मत करो। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला कारोबार का है। अगर तुमने कारोबारी तौर पे एक बड़ी आबादी को अपनी ताकत से, अपने पैसे से दबाने की कोशिश की, तो याद रखना जो तुम्हारी दुकानें, तुम्हारी होटलें मालेगांव में खुली हुई है, जिसका बड़ा हिस्सा, जिसका कमाई का बड़ा हिस्सा मालेगांव सेंट्रल की आवाम है, वो तुम्हारे धंधे को डुबाने का काम करेगी। उसी तरह जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने एरोमा को खत्म करवा दिया था। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और इंडियन ब्यूटी के जो जारहाना तरीके से वो लोग एक मोनोपोली बनाकर एक कारोबार करने वाले तबके को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहती हूँ, पुलिस वाले भी सुन ले कि 10 अगस्त तक ये जितने डिस्प्यूट्स हैं मोनिका साड़ी के मामले में, उसको इंडियन ब्यूटी वाले खत्म करे। जो लोग पुराने रोजगार करने वाले हैं वो जैसा कारोबार कर रहे थे उनको वैसा करने दें, वरना 10 अगस्त के बाद हम आवामी तौर पे सारे लोगों को लेके जो इस कारोबार से ताल्लुक रखते हैं लेके ऐसा आंदोलन मालेगांव शहर में करेंगे कि माजी में जो हालत एरोमा टाकीज की हुई थी वही हालत इंडियन ब्यूटी वालों की होगी। और हम कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे। है कानूनी पॉइंट ऐसा कि पैटर्न तुम नई डिजाइन को, तो पुरानी डिजाइन को नए सन में पैटर्न नहीं कर सकते। दूसरा ये, जिस तरह जिस पेशे पे उस पेशे के लोगों का हक होता है, वैसे ही हमारा हक, बुनकरों का हक भी उस डिजाइन पे होना चाहिए। और अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम याद रखना कोई मिनिस्टर किसी का भी साया तुम्हारे सर पे हो। बड़े बड़े दावे करने वालों ने इलेक्शन में अपना हाल देख लिया, 24-25 मिनिस्टर इलेक्शन हार गए इस इलेक्शन में। तो याद रखना जब रोजी रोटी की बात आएगी तो मालेगांव शहर और खास तौर पे किले के लोग इतने जियाले हैं। आप देखो किले के लोगों का शौक, तैराकी जान पे खेलना बड़ा मुश्किल खेल, कबड्डी ताकत का खेल, वॉलीबॉल इंतहाई ताकत का खेल। ये इलाके के लोगों में इतनी बहादुरी है कि वो ताकत और बहादुरी के खेल खेलते हैं। अगर हमारी रोजी रोटी पर कुछ आ गया तो फिर तुम किले वालों का खेल देखना। आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और इस बात का मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने
आपकी सनत को बचाने के लिए और उसकी बका के लिए कोशिश की थी, उससे बढ़कर आवामी, सियासी, समाजी और कानूनी मदद हम लोग आपके साथ करेंगे। और केस वेस से हम डरते नहीं। डरते होंगे वो जिनको भागने की आदत होगी। अगर तुम कोई तहरीक हमारे साथ चलाओगे तो इस बात का वादा करते हैं, पहला केस हमारे ऊपर होगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर होगा। आप लोग मुत्तहिद रहें, हिम्मत रखें। सालों का असासा इस सनद से जुड़ा हुआ है। हमारे मैं यहाँ आई, यहाँ बैठी थी, मुझको याद आया बचपन में मैं किला खंदक में जाती थी। वहाँ पे इसराइल सेठ अड्डे वाले थे जिनके यहाँ अड्डा खींचने का काम होता था। यहाँ पे पीछे फत्तू सेठ थे, इकबाल सेठ थे। तो ऐसे किला से हमारे शरीफ डी साहब हैं, ऐसे हमारे खलील वकील साहब हैं। किला से हमारे इमोशनल ताल्लुक है। इंशाअल्लाह इस कारोबार में आने वाली सब मुश्किलात में हम आपका साथ देंगे और कानूनी रुकावट जहां भी तुमको रोकने की कोशिश करेगी, हम समाजी, सियासी, सड़क पे, कानून में हर तरह तुम्हारे साथ लड़के केस पहले खुद पे बनाने वाले रहेंगे। हम मैदान छोड़ के भागेंगे ही नहीं, ये वादा करते हैं आपसे।